हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे PYQ जो हम लोग कर रहे थे, तो उसी का आज हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को PYQ और NCERT का जो पढ़ाई हो रहा है उसी का NCERT सीरीज जो चल रहा है उसको भी हो जाएगा। NCERT का जितना भी है 6 to 8 तक का, वो सारे NCERT का एक एक चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेसिन नगर से अभिप्राय है। तो ग्रेसिन नगर से अभिप्राय क्या है? तो एक में है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इससे माल की आपूर्ति करती है, और दो में है किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, और 3 में है वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है, और 4th में है कि एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर। तो बताइए इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण। ए में क्या है तो कथन है, और आर में क्या है तो कारण है। तो जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। ये बिल्कुल राइट है। अब ये राइट कैसे है? तो आपको पता है कि लंदन से हमारे भारत पूर्व में है, और ये 5.5 घंटा आगे है। तो अगर 2 बजे होंगे अगर लंदन में, तो 2 बजे होंगे, तो भारत में कितना बजे होंगे? तो 7:30 बजे होंगे। ठीक है, अब कारण देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जी हाँ, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वो दोनों सही है, पर इसका व्याख्या वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये भी सही है कि भारत मतलब ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री में ये स्थित है। कौन चीज़? तो हमारे भारत। तो हम लोगों को सही आंसर हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए और बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बोल रहे हैं कि जो समय है वो समय क्षेत्र पर ABC कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहे हैं। तो ए में है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब यहाँ बी में है कि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी सही है। अब सी में है कि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब ये 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरता है, तो 1 डिग्री ये है, और 1 डिग्री में कितना हो जाएगा मिनट? तो 4 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? तो 4 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 मिनट है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? तो 60 मिनट हो जाएगा। तो यानी 1 घंटा का ये घेरता है, 1 घंटा का ये क्षेत्र घेरता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तीनों का तीनों ही सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। जैसे कि उदाहरण के लिए रूस को ही देख लीजिए। किसको? तो रूस को देख लीजिए। रूस क्या किया है? तो 11 समय जोन वहाँ पर चलता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर 11 समय जोन है। हमारे भारत में एक ही समय जोन है। ठीक है, और वो है 82.5 डिग्री भारत में है। ठीक है, और वो कहाँ से गुजरते हैं? तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से गुजरते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही सही हो जाएगा। तो जहाँ पर भी तीनों होगा सही, वो ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन देखिए। ठीक है ना, 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से शुरू कर आयुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। अब सही क्रम का चयन करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? तो ये है
ये है पृथ्वी, ये क्षोभ मंडल मान लीजिए, ये समताप मंडल है, सॉरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान के चलिए ये जो अंदर है वो क्षोभ मंडल है, क्या है अंदर में है जो क्षोभ मंडल है। उसका बाद है ये समताप मंडल हो गया, ये क्या फिर हो गया, ये मध्य मंडल हो गया, ये बहिर्मंडल हो गया, और बहिर्मंडल मतलब बाह्य वायुमंडल हो गया, और ये हो गया लास्ट वाला बहिर्मंडल। तो सबसे पहले जो जमीन की सतह से है, जैसे कि पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो क्षोभ मंडल। तब यहाँ पर देखते हैं कि क्षोभ मंडल कहाँ पर ही है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 में देखिए, तो यहाँ पर समताप मंडल है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा में देखिए क्षोभ मंडल है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तीसरा में देखिए बहिर्मंडल है, तो ये भी नहीं होगा। और चौथा में देखिए यहाँ पर माध्य मंडल है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्षोभ मंडल होगा सबसे पहले, उसके बाद समताप मंडल होगा, उसके बाद मध्य मंडल होगा, उसके बाद बाह्य वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया क्षोभ मंडल सबसे शुरू में, ठीक है। उसका बाद फिर हो गया समताप मंडल, फिर हो गया मध्य मंडल, फिर हो गया बाह्य वायुमंडल, और फिर बहिर्मंडल हो गया, ठीक है ना। अब ये बहिर्मंडल हो गया। तब इसमें जो क्षोभ मंडल है, उसमें क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो मौसम का जितना भी घटनाएं हैं, कोहरा हो गया, मौसम हो गया, जैसे बारिश का हो गया, ये सारे चीज़ क्षोभ मंडल में ही आता है। और ये कितने किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है दोस्तों 13 किलोमीटर दूर तक। कितने किलो, तो 13 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है ये क्षोभ मंडल, ठीक है। अब समताप मंडल हो गया, तो समताप मंडल ठीक इससे ऊपर है, और ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये दोस्तों, ठीक है। अब ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसमें क्या चीज़ होगा, तो इसमें होगा जैसे कि हवाई जहाज़ हो गया, तो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम घटनाएं से मुक्त होता है, ठीक है। इसीलिए हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है। क्या होता है, इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है, ठीक है। उसका बाद होता है, क्या होता है, उसका बाद होता है फिर समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, तो मध्य मंडल में होता है ये तीसरा परत होता है। क्या होता है, ये तीसरा परत है। अब ये तीसरा परत है, तो इसका ऊंचाई कितना तक हो जाएगा, तो इसका ऊंचाई उससे ऊपर होगा, ठीक है। कितना, तो 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है, ठीक है। कितना, तो 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होगा, 80 किलोमीटर तक, ठीक है। ये ऊंचाई फैली हुई होती है। और यहाँ पर जो आंतरिक से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं, यहाँ पर आने से क्या होते हैं, तो जल जाते हैं, जो नुकसान नहीं पहुँचा पाते हैं, ठीक है। तो इसका खासियत यही है। उसके बाद बाह्य वायुमंडल में क्या होता है, ये क्या है, तो ये बाह्य वायुमंडल है। तो इस बाह्य वायुमंडल में जो बढ़ती ऊंचाई के जो साथ होता है, वो इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, तो 80 से कितना, तो 80 से ले करके वो कितना तक होता है, तो 400 तक होता है। कितना तक होता है, तो 400 तक होता है, इसका ऊंचाई है, ठीक है। इसका ऊंचाई है। और इसमें रेडियो संचार के लिए ये बहुत ही अच्छा है। क्या है, तो रेडियो संचार के लिए ये परत बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जो है लास्ट में इसका क्या काम है, तो इसका ये है वायुमंडल जो है ये 5वां वायुमंडल है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। इसको अभी जैसे यहाँ पर पूछा गया है, तो उसी तरह से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लेकिन अगर आप लोग को सीक्वेंस याद नहीं रहेगा तो उसको करने में दिक्कत होगी। लेकिन इसमें आप लोगों को याद करना बस इतना ही है कि जो हमारे जो पृथ्वी की सतह से जो है वो सबसे पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य वायुमंडल है, उसके बाद बहिर्मंडल है, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एकदम हल्की गैस पाया जाता है। और ये हल्की गैस और हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से आंतरिक से जो तैरती हुई रहते हैं, ये यहीं से रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है, किस कारण से होती है। तो पहला में है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 2 में है मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती है। और 3 में है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में
उसके अक्ष का झुकाव होना। और फोर्थ में है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। तो बताइए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन कब होता है दोस्तों? तो ये है क्या है? तो ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ये क्या है? तो ये सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो ये क्या कर रहा है? ये चारों तरफ सूर्य के अगल बगल ये घूम रहा है। ठीक है, और ये घूम रहा है तो ये घूमने, और ये अपने लेटे हुए हैं ये पृथ्वी, और फिर लेटे लेटे ये अपने ही जगह में भी घूम रहा है और ये चारों तरफ भी घूम रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर जो मौसम का परिवर्तन होता है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन जो बोल रहा है, तो मौसम का ही परिवर्तन होता है, तो परिक्रमण से होता है। कैसे से होता है? तो परिक्रमण से होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, जैसे कि यहाँ पर झुका हुआ है एक ही अक्ष पे, और फिर ये लेटे लेटे क्या कर रहे हैं? तो ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के चक्कर लगाने, तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। मतलब ये घूर्णन और परिवर्तन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर परिक्रमण बोल रहा है, तो परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और घूर्णन का मतलब खुद अपने अक्ष पर घूमना, खुद अपने अक्ष पर घूमना। और परिक्रमण का मतलब चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो एक में है ऑक्सीजन, दूसरा में है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा में है नाइट्रोजन, और चौथा में है हीलियम। तो बताइए परसेंटेज के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा है? सबसे जो ज़्यादा है उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा है उसको आप यहाँ पर देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन। नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो आपको याद है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा कितना परसेंटेज? तो 78%। ठीक है, उसका बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों? तो ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा? 31%। उसका बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.3%। कितना? तो 0.3। उसका बाद अन्य जो सभी है वो हो जाएगा कितना? 0.04। और आर्गन है इसमें और। ठीक है, तो आर्गन कितना हो जाएगा? तो 0.093%। लेकिन जब सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। उसका बाद जो होगा वो क्या होगा? तो वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा नंबर में ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अब जो यहाँ पर सही है उससे बताना है। तो ए में क्या है? तो ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। और दूसरा में है कि लेब्राडोर एक गर्म धाराएं हैं। सी में है कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो क्या यहाँ पर तीनों सही है? क्या गलत है? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। लेब्राडोर आप लोग बहुत बार सुने होंगे। तो ये लेब्राडोर क्या है? तो ये लेब्राडोर ठंडा धाराएं है, ये गर्म धाराएं नहीं हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो जहाँ पर भी बी सही होगा वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बी सही है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बी और सी सही है। तो जब बी गलत है तो बी कैसे यहाँ हो सकता है? तो ये भी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि केवल ए सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये भी आप लोग को NCERT में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये बिल्कुल ही राइट है।
तो ए और सी क्या है, तो सही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठंडी धाराएं जो ध्रुवी, मान के चलिए ये क्या है, 1 मिनट रुकिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये पृथ्वी और ये विषुवत रेखा है, ठीक है। अब ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर क्या बोला रहा है कि जो ठंडी धाराएं वो ध्रुवी अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। तो यहाँ से जो होती है ठंडी धाराएं, यहाँ उत्पन्न होती है ध्रुवों से, ठीक है। और उत्पन्न होने के बाद ये कहाँ आती है, तो ये निम्न अक्षांशों की तरह आती है। उच्च अक्षांशों से क्या करती है, निम्न अक्षांशों की तरह आती है, यानी उष्णकटिबंधीय की तरफ आती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है, तो ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसका बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और जब गर्म धाराएं उत्पन्न होती है, वो गर्म धाराएं यहाँ से उत्पन्न होती है और ये उच्च अक्षांशों की तरह जाती है, ठीक है, उच्च अक्षांशों की तरह जाती है। जो गर्म धाराएं होती है, गर्म धाराएं यहाँ से उत्पन्न होती है विषुवत रेखा से, और फिर जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुव से होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। ए में है समुद्री गुफा, बी में है हिमोड़, और 3 में है लोयस, और 4th में है तटबंध। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इसे हिमोड़ कहा जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ए और बी, तो ये किसके विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं उसे देखने के लिए, जांचने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए में है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांशों 50 डिग्री - 70 डिग्री में पाई जाती है। बी में है कि इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये क्या है, तो ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, उसका बाद ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री वाला, ठीक है। उसका बाद फिर इधर है रेखा, तो इससे जो ऊपर वाला है, इससे ऊपर जो है उसके बारे में बात हो रहा है। तो इससे ऊपर है वो 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में, ठीक है, 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती है। उसके बाद इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो टैगा के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ इससे आसपास में पाया जाता है। तो ये कौन सा वृक्ष हो जाएगा, तो दोस्तों ये कौन सा वृक्ष हो जाएगा, और ये शंकुधारी वृक्ष जैसा रहेगा, ऐसे वृक्ष रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा वृक्ष, ठीक है, ये शंकुधारी वृक्ष रहेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये शंकुधारी ही रह जाएगा वृक्ष, ठीक है। ये शंकुधारी आप देख रहे हैं ना ऐसे, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो ये इस शंकुधारी वन के ये विशेषताएं बताया गया है, और ये पाया जाता है एकदम उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। किसका विशेषता नहीं है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का विशेषता नहीं है। एक में है मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोल लेक चाप झील चिन्हित है। दूसरा में है मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। तीसरा में है कि डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और चौथा में है भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पर बताइए कौन सा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का विशेषता नहीं है, तो नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पर जो बोला है कि मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति है, तो ये बिल्कुल राइट है। जहाँ पर मैदानी इलाका होगा वहाँ पर जनसंख्या क्या होगा, घनत्व होगा ही, ठीक है। उसके बाद डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव वन
किससे बन रहा है, किस नदी से बन रहा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही से बन रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में बोल रहा है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, ये भी राइट है। लेकिन आप यहाँ 1 में देखिए, 1 में क्या बोल रहा है कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबोल लेक चाप झील चिन्हित है। तो क्या चाप झील गंगा क्षेत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास क्षेत्र है या इन्हीं के कारण चाप झील क्षेत्र है? तो नहीं दोस्तों, देखिए इसमें चाप झील कहाँ है, तो ये चाप झील उड़ीसा में, ठीक है ना, तो ये चीज़ गलत है, इसीलिए ये यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि, मतलब एक तैराक मृत सागर है, वहाँ पर तैर सकते हैं, पर क्यों तैर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 1 में है कि पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। दूसरा में है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा में है कि यह सागर निम्न ज्वार भट्टों की अपेक्षा उच्च ज्वार भट्टों का अधिक अनुभव करता है। और फोर्थ में है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर तैराक जो है मृत सागर में ये तैर सकते हैं, पर तैर कैसे सकते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक की मात्रा की अधिकता सागर में बहुत ज़्यादा घनत्व है, इसी कारण वहाँ पर तैर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन हो जाएगा। मान के चलिए वहाँ पर सो करके वहाँ पर अखबार पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डूब नहीं सकते हैं, कोई वहाँ पर डूबेगा भी तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, वो ऊपर ही आ जाएगा, इतना वहाँ पर नमक की मात्रा वहाँ पर अधिक है। ठीक है, वो ऊपर ही ले आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।